वेलकम टू शाह ग्रामर हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और आपसे ये कहना है कि हमने आपके लिए मौसम गर्मा की छुट्टियों को दिलचस्प और सूदमंद बनाने के लिए एक असाइनमेंट तैयार किया है जो कि आपको दिया जाएगा जुलाई में और आपने उसको मुकम्मल करना है। और हम आपको उसका तरीक़ेकार जो है इस लेक्चर में समझाएंगे कि आप किस तरीके से इस काम को अपना मुकम्मल करके लेकर आएंगे। आइए लेक्चर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अस्सलामुअलैकुम। और हाँ प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की किताब है जो आप जमात नहू में पढ़ते हैं, इसी से हमने अपना ये असाइनमेंट तैयार किया है। इसको हमने जुलाई असाइनमेंट का नाम दिया है जो कि क्लास नहूम के लिए है और मजमून है हमारा उर्दू। तो आइए हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हमारे लिए क्या काम शामिल किया गया है। जी बच्चों, यहाँ पर कुछ असनाफ़े अदब और कुछ शेरी इस्तिलाहात की आपको तारीफ़ें समझाई जाएंगी। सवाल है हमारा आज का, मुंदरज़ेल असनाफ़े अदब और शेरी इस्तिलाहात की वजाहत बमय मिसाल लिखें। अब हमारे पास जो आ रही हैं असनाफ़े अदब और शेरी इस्तिलाहात, उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साबका लाहिका है, मिसरा ऊला है, मिसरा सानी है, मिजाज मरसल है और मजमून और नावल है। मजमून और नावल जो है वो असनाफ़े अदब हैं आपके। मिसरा ऊला, मिसरा सानी, मिजाज मरसल जो है ये शेरी इस्तिलाहात हैं और साबका और लाहिका जो है वो आपकी उर्दू में तारीफ़ें आती हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमने इस काम को किस तरीके से हल किया है। सबसे पहले साबका की तारीफ हम आपको समझाते हैं। जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाकर उससे एक नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे साबका कहते हैं। यानी बच्चों, कोई भी लफ्ज़ होता है एक, तो उससे पहले एक अलामत लगाई जाती है जिसको साबका कहा जाता है। मिसाल क्या है उसकी, जैसे बद है, लफ्ज़ बद जो है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हम इसको बद के बाद हम ज़बान लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, बद ज़बान। ये एक बामायने लफ्ज़ बन गया। ठीक है, इसी तरह हम, लफ्ज़ हम से मुराद कोई भी हो सकता है लेकिन बज़ाहिर कोई मायने नहीं है इसके, लेकिन अगर हम इसके आगे कलाम का लफ्ज़ लगा देते हैं तो हम कलाम, ये एक पूरा बामायने लफ्ज़ बन गया। इसी तरह आगे एक लफ्ज़ आ रहा है बा के कोई मायने नहीं है इस तरीके से, लेकिन अगर हम इसके आगे लफ्ज़ किरदार लगा देते हैं तो हो जाता है बा किरदार, एक बामायने लफ्ज़ बन गया। ठीक है, तो बच्चों इन तीन मिसालों से आपको ये समझ में आया होगा कि साबका वो अलामतें होती हैं जो किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाई जाती हैं, तो फिर वो लफ्ज़ को वज़नदार और बामायने बना देती हैं, तो उसको हम साबका कहते हैं। आइए अब हम आगे आते हैं। हमारे पास दूसरी तारीफ आ रही है लाहिका। अब इसमें और साबका में थोड़ा सा फ़र्क है, मामूली सा, उसको समझ लीजिएगा। साबका में हम शुरू में कोई अलामत लगाते हैं और लाहिका की तारीफ कुछ यूँ बनती है, जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर उससे एक नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे लाहिका कहते हैं। यानी साबका में हम पहले अलामत लगा रहे थे और यहाँ पर हम बाद में अलामत लगा रहे हैं लफ्ज़ के। ठीक है, मिसाल समझाते हैं आपको। जैसे एक लफ्ज़ है, एक अलामत है सितान, कोई मायने नहीं है इसके, लेकिन अगर हम सितान से पहले पाक का लफ्ज़ लगा देते हैं तो ये एक मुल्क का नाम बन जाता है, पाकिस्तान। इसी तरह दान एक लफ्ज़ है लेकिन कोई मायने नहीं है इसके, इससे पहले अगर हम खा का लफ्ज़ लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये खान का लफ्ज़ लगा देते हैं तो फिर ये हो जाता है ख़ानदान। तो ये एक बामायने और मुकम्मल लफ्ज़ बन गया। इसी तरह एक लफ्ज़ है नाक। अब नाक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आएगा कि किसी के चेहरे पर नाक की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इससे पहले एक लफ्ज़ लगा देते हैं ख़तर, तो ये हो जाता है ख़तरनाक। तो ये एक बामायने लफ्ज़ बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास
جو ہے کچھ شعری اصطلاحات آ رہی ہیں مصرع اولا. اب دیکھیں شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. شعر کے ہر لائن کو مصرع کہا جاتا ہے. کسی بھی شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں. شعر کے پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں. جیسے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ پورا شعر ہو گیا، لیکن پہلا مصرع جو ہے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، یہ مصرع اولا ہے. آگے ہمارے پاس اور تعریفیں آ رہی ہیں کچھ. مصرع ثانی، یعنی ثانی کے ویسے بھی لفظی معنی دوسرے کے ہوتے ہیں. کسی بھی شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، شعر کے دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں. اب اس میں بھی مثال دی جا رہی ہے، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو اس میں دیکھیں میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، چونکہ یہ دوسرا مصرع ہے اس لیے اس کو ہم مصرع ثانی کہیں گے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے ایک اور تعریف، مجاز مرسل. کسی بھی شعر میں اگر کل یعنی ساری بات کہہ کر جز مراد لی جائے تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے. جیسے کہ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں. یعنی ساری بات اس میں بتا دی گئی ہے. مراد کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر جز بتایا جا رہا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کی نشاندہی کر دی گئی ہے اس شعر کے اندر. تو وہ والی چیز، وہ چیزیں جو لوگ پہلے ہوا کرتے تھے جن کے سینے فولاد کی طرح ہوتے تھے، اب چونکہ ایمانی حرارت ہوتی تھی لہٰذا اب دلوں میں وہ چیز موجود نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس اصناف ادب ہیں کچھ. مضمون، کسی بھی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے. مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی. کسی بھی موضوع یا مسئلے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے. یعنی ایک عنوان آپ کو دے دیا جاتا ہے، وہ کسی بھی موضوع پر ہو سکتا ہے، آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ چیز مضمون کہلاتی ہے. اب ہمارے پاس ایک اور اصناف ادب یعنی ناول ہے. ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے. منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں. تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ سرگرمی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کو اسی طرح سے اس کو حل کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس کچھ جو ہے نا شعری اصطلاحات شامل تھیں اور کچھ اصناف ادب موجود تھیں اور کچھ قواعد سے متعلق تعریفیں تھیں. امید کرتی ہوں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.